हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 में आप सब कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में चैप्टर 6 के ही कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग पौधों में परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। पौधों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जल और खनिज लवण को पौधे के हरे भागों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों के द्वारा बना भोजन पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है। वहन करना मतलब ले जाना। जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है, मतलब ले जाता है। ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर ढकेलता रहता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चलिए सुन लीजिए। पौधों की जड़ें मिट्टी में धसी होती हैं और जड़ों में मूल रोम होते हैं। मूल रोम मिट्टी के कण में धसे होते हैं और वहीं से जल अवशोषित करते हैं। मिट्टी के कण के बीच में जो जल उपस्थित होता है उसे केशिका जल कहते हैं। पौधे सिर्फ और सिर्फ केशिका जल का ही अवशोषण कर पाते हैं। केशिका जल और मूल रोम की कोशिकाओं के बीच सांद्रताओं का अंतर होता है, जिससे परासरल दाब उत्पन्न होता है और इसी दाब के कारण जल मूल रोम में प्रवेश करता है। मूल रोम और जाइलम की कोशिकाओं के बीच में भी सांद्रताओं का अंतर होता है। फिर परासरल दाब उत्पन्न होता है, जिससे जल जाइलम की कोशिकाओं में ऊपर चढ़ता है और इस प्रकार से जल पौधों में ऊपर चढ़ता चला जाता है। पौधे जल का अतिरिक्त अवशोषण कर लेते हैं तो वह पौधों में वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। पौधों में अतिरिक्त जल का अवशोषण होने पर पौधों के वायवीय भाग से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप में सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपर मुखी गति में सहायक होता है। यह खनिज लवण और पदार्थ ऊपर भाग तक पहुंच जाते हैं। पौधों में ताप नियमन में भी सहायता मिलती है। पौधे तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में। तो भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन का निर्माण होता है वह द्रव अवस्था में होता है, तो उसको ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात भोज्य पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण। ये किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों से ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। अर्थात ये जो भोजन है पत्तियों के द्वारा बना वो पौधों के प्रत्येक भाग में पहुंचता है। अधोमुखी दिशा और ऊपरमुखी दिशा दोनों दिशाओं में। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अर्थात इस क्रिया में ऊर्जा भी खर्च होती है। मानव में उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है और उत्सर्जन कहलाता है। मतलब शरीर से अनावश्यक पदार्थ का बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, जबकि उच्च कोटि के जीव में उत्सर्जी अंग होते हैं जिसकी सहायता से अपशिष्ट पदार्थ को
बाहर निकाला जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार हैं। मानव उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग आते हैं। यकृत और त्वचा भी उत्सर्जी अंग हैं। वृक्क सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है और मूत्रवाहिनी से होता हुआ यह मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से हानिकारक पदार्थों को छानकर बाहर निकालना होता है। असल में किडनी या वृक्क जिसको कहते हैं, वृक्क क्या करता है, रुधिर से हानिकारक पदार्थ को अलग कर देता है। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई वृक्काणु या नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। नेफ्रॉन को मुख्य 4 भागों में बांटा जा सकता है। कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, यहाँ पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। यहाँ देखिए, ये वृक्क धमनी आगे चलकर कोशिका गुच्छ बनाती है, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। दूसरा बोमन संपुट, ये जो प्याले के आकार की संरचना दिखाई दे रही है, ये बोमन संपुट है। तीसरा नलिकाकार भाग, ये देखिए यहाँ से नलिकाकार भाग शुरू होता है, ये नलिकाकार भाग है। और चौथा संग्राहक नलिका, ये संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि। कोशिका गुच्छ निस्पंदन। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कोशिका गुच्छ निस्पंदन, दूसरा वर्णात्मक पुनः अवशोषण, तीसरा नलिका श्रावण। कोशिका गुच्छ निस्पंदन में जब वृक्क धमनी की शाखा नेफ्रॉन में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से चलकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। यहाँ देखिए वृक्क धमनी, यहाँ पर बोमन संपुट में कोशिका गुच्छ का निर्माण कर लेती है बोमन संपुट के बाहर, और कोशिका गुच्छ के बाद ये आगे सिराएं चली जाती हैं। तो यहाँ पर रुधिर का दाब बहुत अधिक होता है, अर्थात पहले जब रुधिर आता है तो उसको अधिक रास्ता मिलता है, और जब वहाँ से निकलता है तो उसको सकरा रास्ता मिलता है, जिससे दाब बढ़ जाता है। और दाब बढ़ने के कारण ही रुधिर में से जल, लवण और कुछ हानिकारक पदार्थ, कुछ आवश्यक पदार्थ भी छनकर इस बोमन संपुट में चले जाते हैं, और बोमन संपुट में से आगे नलिका में विसरित हो जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। ये जो नलिकाकार भाग हैं, नलिकाकार भाग में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता रहता है, और इस प्रकार सभी आवश्यक पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं और अंत में मूत्र संग्राहक वाहिनी में पहुंचा दिया जाता है। तीसरा नलिका श्रवण। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। ये जो वृक्क है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। ये नेफ्रॉन की संरचना है। एक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। नेफ्रॉन की कोशिकाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है: ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, नलिकाकार भाग और संग्राहक वाहिनी। ग्लोमेरुलस
कोशिकाओं का गुच्छा होता है। जब वृक्क धमनी नेफ्रॉन के बाहर कोशिकाओं के गुच्छे का निर्माण कर लेती है। जब उससे रुधिर आता है तो कोशिकाओं के गुच्छे में रुधिर का दाब अधिक हो जाता है और वहाँ से जब सिरिकाओं में प्रवेश करता है तो दाब बहुत अधिक होने के कारण बहुत सारे हानिकारक पदार्थ और कुछ आवश्यक पदार्थ भी छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं और बोमन संपुट से होते हुए नलिकाकार भाग में प्रवेश करते हैं। नलिकाकार भाग में बहुत से आवश्यक पदार्थों का धीरे धीरे अलग अलग जगह पे अवशोषण होता रहता है और अंत में जल, लवण और कुछ अनावश्यक पदार्थ बचते हैं जिससे मूत्र का निर्माण होता है और वो संग्राहक वाहिनी में पहुंचा दिए जाते हैं तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला है कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी जिसे कहते हैं। अगर वृक्क खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल किडनी भी लगवाई जाती है। कृत्रिम वृक्क अपोहन जिसको कहते हैं, यह एक युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के शरीर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्पंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है, अर्थात जो बोमन संपुट में पहले बहुत सारे जल और आवश्यक पदार्थ और हानिकारक पदार्थ सभी छनकर आ जाते हैं। अंत में नलिकाओं के द्वारा आवश्यक पदार्थ और जो उपयोगी पदार्थ है उसका अवशोषण हो जाता है और जल और कुछ हानिकारक लवण बचते हैं जिससे मूत्र का निर्माण होता है। पादप में उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है इससे क्या होता है, जो अतिरिक्त जल है पौधों में अवशोषित वह बाहर निकल जाता है। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं, उपस्थित होते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में भी संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित करते रहते हैं। ये चैप्टर 6 के सभी टॉपिक्स इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से कुछ टॉपिक जो आपको बताए गए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग ज़रूर तैयार कर डालिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।